आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत पाकिस्तान के बीच के संबंध और भारत की विदेश नीति, पाकिस्तान की विदेश नीति के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी विकसित देश की विदेश नीति को अगर आप उठा करके देखेंगे, किसी भी विकसित देश की, अगर हम विदेश नीति के बारे में बात करें तो किसी भी देश की विदेश नीति का प्राइमा फेसिया जो टारगेट होता है, जो प्राइमा फेसिया जो एक विदेश नीति का ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है, तो उस प्राइमा फेसिया में वो ये रखते हैं कि नेशनल, ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट कैसे हो, मतलब राष्ट्र हित ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, राइट। विदेश नीति का जो सबसे बड़ा कारक है वो क्या है? राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित का मतलब हमारे देश का हित कैसे हो, राइट। ये जो है विदेश नीति का प्रमुख कारक है, ठीक। ये बात समझ में आ रही है? विदेश नीति का जो प्रमुख कारक है वो क्या है? राष्ट्रीय हित। अब जब हमारी विदेश नीति होती है तो उस विदेश नीति में, जैसा कि हमने 1947 में ये जो हमारी विदेश नीति तैयार हुई थी, इस विदेश नीति के संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। उन हमारे नेहरू जी ने, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने वार का विरोध किया। किसका विरोध किया? वार का, युद्ध का। तो हमारी जो विदेश नीति है वो सबसे पहले चाहती है कि हम बातचीत करके कुछ, किसी भी तरह के मामले हो, मामला चाहे जितना संगीन हो, चाहे जितना गंभीर प्रवृत्ति का हो, लेकिन पहले हम जो है उसको जो है कैसे सुलझाएं? बातचीत करके। तो कुल मिलाकर के भारत की विदेश नीति के तहत हम सभी तरह के ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्प्यूट्स वांट टू रिजॉल्व बाय डिप्लोमेसी, मतलब कूटनीति के द्वारा, बातचीत के द्वारा हम सभी तरह के इश्यूज को, सभी तरह के डिस्प्यूट्स को क्या करना चाहते हैं? रिजॉल्व करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? हम सभी तरह के मामलों को बातचीत की तरीके से रिजॉल्व करना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान दोनों की फ्रीडम की डेट एक ही है, क्योंकि एक ही रात में हम स्वतंत्र हुए। कब? 1947, मतलब अगस्त 1947। अब पाकिस्तान कहता है कि भैया हम तो 14 अगस्त को आज़ाद हो गए थे, चलो मान लिया। जबकि हम रात 12 बजे, अगर 12 बजे आज़ाद हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं, और 14 अगस्त की रात 12 बजे हो रहे हैं, तो 12 बजने का मतलब तो 15 अगस्त हो जाता है। मैं राइट और रॉन्ग? तो हम 15 अगस्त 1947 को किससे? ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुए थे। किससे आज़ाद हुए थे? ब्रिटिश रूल से। मतलब हमें आज़ादी किससे मिली थी? ब्रिटिश रूल से। लेकिन पाकिस्तान अपना जो इंडिपेंडेंस डे है एक दिन पहले मनाता है, वो 14 अगस्त को मनाता है, हम 15 अगस्त को मनाते हैं। क्योंकि हमें शायद या ये गॉड गिफ्टेड है कि हम भारतीयों को समय की परख है, समय की समझ है, और शायद हम समय के साथ चलना जानते हैं, और ये शायद समय के साथ ना, समय से पीछे चलना जानते हैं। दैट्स वाई ये 14 अगस्त को ही, 14 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे मना लेते हैं, एक दिन पहले मना लेते हैं। अच्छी बात है कि आप हमसे एक दिन पहले मना लेते हो। फिर आज़ादी के बाद चूँकि भारत और पाकिस्तान का जो डिवीज़न हुआ था, तो ऑन बिहाफ ऑफ फेथ, मतलब और ऑन द ग्राउंड ऑफ फेथ, ऑन द ग्राउंड ऑफ फेथ का मतलब पंथ के बिहाफ पर हुआ था। क्योंकि पाकिस्तान के जो मुस्लिम लीग के नेता थे,
जो उस समय के मुस्लिम लीग लीडर्स थे, मोहम्मद जिन्नाह, उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ इसलिए नहीं रह सकते हैं क्योंकि दोनों के पंथ अलग अलग हैं, अर्थात पंथ अलग अलग हैं तो रास्ते भी अलग अलग हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है। भारत एक बहुभाषी, बहुधर्मी देश है और सबकी भाषाएं, सबका धर्म, सबकी मान्यताएं, सबकी परंपराएं अलग अलग हैं, लेकिन हम सबकी मंजिल एक है और वो मंजिल क्या है? भारत का हित, अर्थात राष्ट्र हित। ठीक है, मतलब हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है, जबकि पाकिस्तान में क्या है? धर्म सर्वोपरि है। दैट्स वाई ये भी एक सेकुलर स्टेट इंडिपेंडेंट हुआ था, सेकुलर स्टेट अलग भी हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ? कुछ ही समय में एक इस्लामिक स्टेट बनकर रह गया। अब यहाँ पर भारत पाकिस्तान, जैसा कि हमने अभी शुरू में कहा था कि कुत्ते की दुम जो है 12 साल तक नलकी में डाल के रखो तब भी टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है। ये हम नहीं कहते हैं, ये तो ऐसा हमारा समाज कहता है, ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है। पाकिस्तान और कुत्ते की पूंछ में कोई फर्क नहीं। ये जब 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ तो इसके बाद ये हुआ कि भाई आप अपना देखो, हम अपना देखें। इसने पाकिस्तान बनाम भारत युद्ध छेड़ दिया। पाकिस्तान बनाम भारत इसलिए कहेंगे, भारत बनाम पाकिस्तान नहीं कहेंगे, क्योंकि भारत ने कभी किसी देश पर हमला ही नहीं किया, राइट? तो इसने पाकिस्तान बनाम भारत, देखिए इस बनाम और भारत में दोनों में एक बड़ा अंतर समझना होगा कि पाकिस्तान बनाम भारत, ऐसा हमने क्यों कहा? भारत बनाम पाकिस्तान क्यों नहीं कहा? उसके पीछे बस एक ही मात्र उद्देश्य है कि जितने भी भारत पर हमले हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, या भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी क्लैश रहा है, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, वो कभी भारत ने शुरू नहीं की है। सब की सब लड़ाइयाँ किस पे रही हैं? पाकिस्तान की तरफ से। 1947 में कवालियों की सप्लाई, कवालियों की सप्लाई और परिणाम युद्ध, और अंतिम परिणाम, अंतिम परिणाम का मतलब युद्ध का परिणाम क्या? भारत की जीत। अब ये 1947 में देखिए, ये हमारा एक बड़ा दुर्भाग्य है कि 1947 में हम जैसे ही आज़ाद हुए, हमने पाकिस्तान को पैसे भी दिए, हथियार भी दिए हैं कि जाओ जाकर के अपना देश चलाओ और सुखी रहो, और हमें भी सुखी रहने दो। ठीक है, तुम पाकिस्तान में खुश हो तो तुम ये देश लेकर के खुश हो, तो तुम एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह अपना देश में जाकर के तरक्की करो, देश का विकास करो, वहाँ के लोगों का विकास करो। तो इन्होंने ये विकास किया कि वहाँ पर आतंकवाद का विकास किया और भारत में आतंकवादी सप्लाई करना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझनी होगी कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो 3 हिस्से हुए थे इसके। भाई एक तो भारत और पाकिस्तान का तो हो ही गया, भारत पाकिस्तान तो हो ही गया, लेकिन राजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे, ठीक है, कौन? राजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, उनसे भी ये कहा गया था कि आप बताइए आप किस तरफ जाना चाहते हैं, आप इधर यू वांट टू गो विद पाकिस्तान और विद इंडिया। तो राजा हरि सिंह का ये कहना था कि नीदर
आई एम स्टैंडिंग विद पाकिस्तान नॉर विद इंडिया, ना हम पाकिस्तान के साथ हैं और ना ही भारत के साथ हैं, हम अपना स्टेट को इंडिपेंडेंट तौर पर रूल करेंगे। तो जम्मू कश्मीर एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट था। ये बात समझ में आती है कि जम्मू कश्मीर 1947 में डिवीज़न के बाद भारत का अंग नहीं था। वो बात अलग है कि ये 1947 में ही भारत में जुड़ गया। अब कैसे हुआ कि पाकिस्तानियों ने उसमें जम्मू कश्मीर में कवाली जो है सप्लाई करना शुरू कर दिया, आतंक की सप्लाई। और यहाँ तक हुआ कि नवंबर 1947 आते आते इन्होंने राजा हरि सिंह के महल को ही चारों तरफ से घेर दिया। तो फिर राजा हरि सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी और कहा कि भाई मदद कीजिए आप हमें, इन पाकिस्तानी आतंकवादियों से या कवालियों से हमें बचाइए। तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के गवर्नर जनरल थे, आखिरी गवर्नर जनरल, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि भाई ये दो इंडिपेंडेंट स्टेट के बीच का मामला है, आप बीच में इंटरवेन ना करें, बीच में हस्तक्षेप ना करें, आपको क्या पड़ी है। तो उन्होंने कहा यार मदद मांगी है, तो बोले मदद मांगी है तो उनसे कहो कि वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन साइन करें, मतलब विलय पत्र साइन कर दें कि वो भारत में विलय हो रहे हैं, तभी तो हम लड़ाई लड़ेंगे। या इसको एक मोटी भाषा में समझ लीजिए कि आप हमारी स्टूडेंट हैं, राइट, और आप को कोई रास्ते में मिसबिहेव करे तो मैं उसको कहूँगा सीधे जा रहा है या पिटेगा, तो वो उसका पहला सवाल होगा अबे तेरी कौन है, तुझे क्या पड़ी है। जैसा कि आम तौर पर छोटी सोच वाले लोगों का या घटिया टाइप के, जो घटिया मेंटलिटी के लोग होते हैं, उनका पहला सवाल यही होता है कि अबे तेरी कौन लगती है, तू क्यों बीच में उंगली कर रहा है, ठीक है, या तू भी पिटेगा। तो वहाँ पर एक जो रिलेशन होता है वो हमारी एक गारंटी होती है कि हम इसलिए हैं। तो वैसे तरीका तो ये है, हम आपके कुछ भी नहीं हैं, तब भी क्या हुआ, तब भी हमें ये कहना चाहिए कि वी आर सोशल बीइंग, हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं और ये लड़की भी इसी समाज की है, इसी देश की है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन लोग कंक्रीट रिलेशन मांगते हैं कि भाई कंक्रीट कोई सॉलिड रिश्ता बताओ, क्या है तुम्हारा, क्यों तुम इसके मामले में हस्तक्षेप कर रहे हो। तब हम कहते हैं कि भाई हमारी स्टूडेंट है, चूंकि ये मेरी स्टूडेंट है दैट्स वाई मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा ठीक है, या चूंकि मेरी बहन है, चूंकि मेरी बेटी है, चूंकि मेरी भतीजी है, या मेरे पड़ोस की लड़की है, इसी मामले में। तो सेम जो है उन्होंने कहा लॉर्ड माउंटबेटन ने कि आप जम्मू कश्मीर के मामले में राजा हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन साइन करा लो, ताकि वैश्विक मंच पर अगर आपको कभी जवाब देना हो तो आप कह सकते हो कि भाई ये जम्मू कश्मीर भारत का एक जो है क्या है, अंग है, दैट्स वाई मैं फाइट कर रहा हूँ। तो 1947 में राजा हरि सिंह ने एक एक्सेशन लेटर साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसमें ये लिखा गया कि नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, कि अब जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। अब जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग हो गया तो भारत की लड़ाई बनती है ना। तो भारत ने अपनी सेनाएं भेजी और भारत की सेनाओं ने 1947 में पाकिस्तानी सेनाओं को लाहौर तक खदेड़ दिया। लेकिन चूंकि हमारी जो नीति है वो साम्राज्यवादी नहीं है, हम किसी दूसरे की ज़मीन को अपनी ज़मीन नहीं बताने वालों में से हैं। हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करने वालों की में हमारी नीति शामिल नहीं है। तो हमने जो है क्या किया कि लाहौर तक अपनी ज़मीन जो हमने उनको खदेड़ा था, या लाहौर तक जो हमने अपना तिरंगा लहराया था, वहाँ से वो ज़मीनें लड़ाई जीतने के बाद पाकिस्तान को फिर से वापस कर दी।
लेकिन इसको हम क्या कहें, 1947 में इसको हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, बहुत अच्छी विदेश नीति भी तैयार की, लेकिन मेरी ये समझ के परे जब जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ तब मेरे मन में एक ये सवाल आता है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की मैं उदारता कहूँ या बेवकूफ़ी कहूँ कि इन्होंने पीओके, जिसको वो जो है जम्मू कश्मीर, वैसे तो वो जम्मू कश्मीर है जिसको पाकिस्तान जो है क्या कहता है, पीओके, पाक ऑक्युपीड कश्मीर, या वो जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसको पता नहीं क्यों छोड़ दिया। अगर उसी समय हम अपनी सीमाएं में इसको ले लेते तो आज ये डिस्प्यूट नहीं चल रहा होता पीओके का, ये वहाँ पे छोड़ दिया। चलो, जिसका अब अभी तक जो है युद्ध चला आ रहा है। और पाकिस्तानियों को क्या चाहिए, पाकिस्तानियों को पूरा जम्मू कश्मीर चाहिए, पूरा जम्मू चाहिए, जो कि कभी संभव नहीं है। वो भारत के नक्शे में है, भारत के नक्शे में रहेगा। अब तो पीओके भी आने वाला है। अभी हाल ही में क्या हुआ, अभी जस्ट रिसेंटली, अभी आज शायद 4-5 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए। तो अमेरिका दौरे में जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, कौन जी, यूएनओ, मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। अब इस समय वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जानते हो कौन है? फिल्म देखी है शोले? अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पे, मिस्टर सांभा कुरैशी। सांभा कुरैशी ये जो है कौन है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष ने भारत के प्रधानमंत्री, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री को जब कोई अप्रिशिएट करता है, या जब हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री की जब कोई प्रशंसा होती है, चाहे वर्तमान में या हमारे किसी पूर्व प्रधानमंत्री की, जैसे कि हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे वो जो है इंदिरा गांधी रही हो, या लाल बहादुर शास्त्री साहब रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, तो जो भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे, वास्तव में एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्री रहे हैं और सभी ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। तो वहाँ पर सांभा कुरैशी ने भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो टाइम आ गया है, वो समय आ गया है जब भारत को क्या दे देनी चाहिए? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, किसमें? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप दे देनी चाहिए। ठीक है? और क्यों दे देनी चाहिए, इसके पीछे एक लॉजिक है। भाई, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर क्यों बना देना चाहिए? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि दुनिया में दो तरह के देश होते हैं। एक होता है सॉफ्ट नेशन और दूसरा होता है हार्ड नेशन। राइट? सॉफ्ट एंड हार्ड, ये दो तरह के क्या हैं? नेशंस हैं, राष्ट्र। राइट? तो जो सॉफ्ट नेशंस हैं, ये जो है इनका जो बिलीफ है, इनको जो विश्वास है, वो किसमें है? डिप्लोमेसी में, अर्थात बड़े से बड़े मामले को, बड़े से बड़े इशू, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना बाय डिप्लोमेसी, अर्थात कूटनीति के द्वारा बातचीत करके मामले को रिजॉल्व करना होता है। और इसी में
अपनी डिप्लोमेसी के द्वारा ही, अपनी कूटनीति के द्वारा ही ये ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, नेशनल इंटरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाने की सोचते हैं, राइट। कौन से वाले? सॉफ्ट नेशन, लाइक वी इंडियन, जैसे कि हम भारतीय युद्ध से हमेशा बचते हैं, लेकिन बचते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। हम युद्ध को चाहते ही नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हम पर युद्ध थोपेगा तो भारत उसी भाषा में जवाब भी देगा। अगर कोई हम पर हमला करेगा तो फिर हम हमले का जवाब हमला से देंगे, तब हम जरूर रिटेलिएट करेंगे। अदरवाइज हम चाहेंगे कि अगर कोई भी आपकी समस्या है, चाहे वो हमसे समस्या है या आपकी निजी समस्या है, उस मामले में अगर आप हमसे डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक डिप्लोमेसी के थ्रू, एक बातचीत के थ्रू, एक कूटनीति के माध्यम से हम आपको जो है उस समस्या से निकालने का प्रयास करेंगे, राइट। दूसरे होते हैं हार्ड नेशंस। ये अपना नेशनल इंटरेस्ट किस में ढूंढते हैं? युद्ध में। ये अपना नेशनल इंटरेस्ट युद्ध में कैसे ढूंढते हैं? ये सोचते हैं कि अगर युद्ध होगा तो हमारे हथियार सप्लाई होंगे। जब जब ये भूखों मरने लगते हैं तब तब सोचते हैं कि युद्ध हो जाए, विश्व युद्ध हो जाए, राइट। और बातें जो है क्या करेंगे, ये सिर्फ शांति की बातें करते हैं, लेकिन इंटरनल जो है वार चाहते हैं। हम भारत सॉफ्ट नेशन, हम शांति की बात नहीं करते, हम शांति को आत्मसात करते हैं। आत्मसात का मतलब होता है हम बनाए रखने की प्रयास करते हैं। हम अंतर मन से, वचन से, कर्म से हम शांति चाहते हैं। और पूरे विश्व को जो है क्या मानते हैं? एक परिवार मानते हैं, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम ये हमारी ही सोच है कि पूरे विश्व को जो है क्या हम मानते हैं? अपने परिवार की तरह मानते हैं। और हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, और विश्व का कल्याण केवल तभी संभव है जब सभी, जो पूरा विश्व है, अपनी अपनी परिधि में, अपनी अपनी सीमा में जो है क्या रहें? खुश रहें, शांत रहें, और एक दूसरे के राज्य में या राज्य की सीमाओं में हस्तक्षेप ना करें। इज दैट क्लियर? तो जब हम दूसरे की सीमाओं में हस्तक्षेप करने लगते हैं तो वहाँ पर क्या निकल करके आता है? युद्ध निकल करके आता है, ठीक है। तो अभी जब हमारे जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट शामा कुरैशी जब भारत के प्रधानमंत्री को की तारीफ करते हुए या भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाने की बात कर रहे थे, तो उस समय जो है चीन और पाकिस्तान को क्या हो रही थी? बेचैनी हो रही थी। अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा था तो मतलब क्या था? कि वो भारत की तारीफ कर रहा था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बना देना चाहिए, क्योंकि अगर विश्व में या वैश्विक रूप से अगर अशांति होती है तो शांति की पहल करने वाला एक मजबूत देश चाहिए जो शांति की पहल कर सके। और भारत आज की डेट में एक कमजोर राष्ट्र के तौर पर नहीं, एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र के तौर पर देखा जाता है। चाहे भारत की आर्थिक नीति हो, स्ट्रॉन्ग आर्थिक नीति है, चाहे भारत की विदेश नीति हो, स्वतंत्र और मुक्त विदेश नीति है, हम किसी की परवाह भी नहीं करते हैं। क्योंकि चाहे हमारी नई आर्थिक नीति रही हो जो 1991 से है, और यह हमारी जो है स्वतंत्र विदेश नीति जिसके तहत हम किसी की परवाह नहीं करते हैं, अगर हम सही हैं तो हम अपनी बात मनवा के ही रहते हैं। वो बात अलग है कि हम पहले युद्ध में नहीं, पहले बातचीत में विश्वास रखते हैं। तो जैसे ही यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट शामा कुरैशी ने भारत को किसमें
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता देने की बात की, चीन और पाकिस्तान बौखला गए। और उसी बौखलाहट में अभी पाकिस्तान ने कहाँ पर, LOC में, LOC जानते हो क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर बनी नियंत्रण रेखा है, उस नियंत्रण रेखा के आसपास या नियंत्रण रेखा पर, और कहाँ पर, POK वाले पार्ट में, POK में क्या लगा दिया, अपने सैन्य ठिकाने मजबूत करने लगे, वहाँ पे बंकर्स बनाने लगे और परमाणु गोला दागने वाली तोपें भी लगा दी भारत की सीमा पर। क्यों लगा दी? और वो तोपें जो लगाई हैं परमाणु गोला दागने वाली SH-15, ये कहाँ से आई है? ये पाकिस्तान को चाइना ने दी है। पाकिस्तान SH-15 ये जो है किसने दी है उसको? चीन ने पाकिस्तान को दी। क्यों दी है? कि अब आप भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दो। देखते हैं कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए हम इसके बारे में एक चर्चा और करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है जो UNO है, इसको 5 मंडलीय राष्ट्रों ने मिलकर के बनाया था और वही 5 स्थायी सदस्य हैं आज तक, वही 5 स्थायी सदस्य हैं। और उन्हीं 5 के पास क्या है? वीटो पावर है। जबकि UNO के कुल मेंबर्स की संख्या आज की डेट में 193 है। और ये जब जनरल असेंबली में, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, महासभा में जब कोई भी प्रस्ताव जाता है, इंटरनेशनल कोई प्रस्ताव जाता है, इंटरनेशनल, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का को लेकर के, मेंबरशिप को लेकर के कोई बिल हो या प्रोविज़न हो, या किन्हीं 2 इंडिपेंडेंट अर्थात किन्हीं 2 सोवरेन स्टेट के बीच के डिस्प्यूट का मामला हो, वो कहाँ जाता है? पहले जनरल असेंबली में जाता है। जनरल असेंबली में डिस्कस होता है। तो ये एक बहुत बड़ी सभा है, महासभा जिसको कहते हैं। और वहाँ पर क्या होता है? वोटिंग कहाँ पे होती है? वहीं जनरल असेंबली में ही होती है, महासभा में ही होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसी के हॉल में वोटिंग होती है। 193 कंट्रीज जो है क्या करते हैं? वोट करते हैं। तो जहाँ पर ये 193, अब वीटो पावर बेसिकली क्या है? वीटो पावर वाली 5 कंट्रीज हैं। अब वीटो पावर में ये है कि चाहे ये 193 कंट्रीज किसी एक कंट्री को वोट कर दें और ये 4 वीटो पावर भी आपको वोट कर दें, लेकिन अगर एक भी वीटो पावर आपके अगेंस्ट हो गया तो वो बिल फिर पास नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो चाइना जो है अपने वीटो पावर का इस्तेमाल हमेशा जो है किसके अगेंस्ट करता रहा है? भारत के अगेंस्ट करता रहा है। इज दैट क्लियर? तो जैसे ही यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत को वीटो पावर देने की बात कही गई, वैसे ही उसके रिजल्ट ये सामने देखने को तुरंत मिल गए। क्या? कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर POK में LOC पर पाकिस्तान ने SH-15 तोपें, वो तोपें लगा दी जिनसे जो है परमाणु गोले दागे जा सकते हों भारत पर। राइट? इधर हमारे राजनाथ सिंह ने POK, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि अब वो समय आ गया है भाइयों बहनों जब हम POK पर अपना तिरंगा लहराएंगे। राइट? इधर S जयशंकर प्रसाद हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो इस बात को कहते ही रहते हैं। तो इससे जो है इन्होंने परेशान होकर के, बेचैन होकर के क्या कर दिया कि ये पाकिस्तान की सिर्फ एक बौखलाहट है। अच्छा, पाकिस्तान से ज़्यादा चीन को बौखलाहट है। अब यहाँ पर चीन की बौखलाहट को भी समझ लीजिए। मतलब इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। अब चाइना की बौखलाहट क्या है? चाइना, दरअसल ये चाइना ने POK में जो पाकिस्तान और चीन कॉरिडोर पर अरबों रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है। बात को समझिए, कौन सा? चाइना पाक जो कॉरिडोर है
इस पर अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है किसका है? चाइना का है। पीओके में अरबों रुपए वो ऐसे इन्वेस्ट कर चुका है, प्रोजेक्ट कई लगा चुका है। अब जैसे ही भारत पीओके लेने की बात करेगा तो क्या है, उसका अरबों रुपए भारत में चला जाएगा, उसका वेस्ट हो जाएगा। वो अरबों रुपए का जो मॉनेटरी लॉस है उसका, उस मॉनेटरी लॉस को वो बियर नहीं कर पा रहा है, सहन नहीं कर पा रहा है। तो भैया मेरे, हमारे यहाँ एक देसी कहावत है और एक लेमैन आदमी भी जानता है कि ये तो उन मूर्खों को, उन गधों को समझ में आ जानी चाहिए कि भैया जिस जमीन पर डिस्प्यूट हो उस जमीन पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अकल के अंधे चाइना से पूछो कि जब ये पीओके वाला डिस्प्यूट भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से ही चला आ रहा है, तो तुम्हें वहाँ पर इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी? तुम इस्लामाबाद में कर देते, रावलपिंडी में कर देते, जाकर के पेशावर में इन्वेस्टमेंट कर लेते। क्यों भाई? यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत थी जो डिस्प्यूटेड लैंड है? राइट? अब डिस्प्यूटेड है तो नुकसान होगा तो होगा। अब रही बात कुत्ते की दुम जो हमने अपने शुरुआत में बोली थी, तो ये सही समय आ गया है कि कुत्ते की दुम पर सही से तगड़ा अगर हथौड़ा पड़े तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कुत्ते की दुम भी सीधी हो जाएगी। और अब तक भारत ने कभी हमला नहीं किया है अपनी विदेश नीति के तहत, क्योंकि वो हर मामले को कूटनीति से समझाता है। लेकिन इस बार शायद ऐसा हो कि भारत हमला करे, लेकिन लगता नहीं है। भारत खैर कभी पहल नहीं करता है, ये हम भी जानते हैं और इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, और इस बार भी भारत पहल नहीं करेगा। लेकिन अगर पीओके पर पाकिस्तान की यही हरकतें, यही गतिविधियां रहीं और पीओके पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी, इस बार पाकिस्तान को ले डूबेगी। दाल रोटी के लिए तो परेशान है ही है, टमाटर खरीद नहीं पा रहे हैं और परमाणु बम फेंकेंगे। सोचने वाली बात है कि जिस देश की स्थिति ये हो कि जहाँ पर रोटी के लिए मर्डर हो रहे हों, वो हम पर परमाणु हमला करेंगे। कितने दिन करेंगे भाई, और कितना हमारा नुकसान कर सकते हैं। 1991 में भी ये प्रयास किया गया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा कि ठीक है, क्या होगा अगर पाकिस्तान हम पर परमाणु हमला कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा छोटा मोटा थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा थोड़ा बहुत जो है हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु हमला किया तो भारत परमाणु हमले का जवाब परमाणु हमले से देगा। राइट? क्यों देगा? फिर अगले दिन का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। अब देखिए, हमारी और पाकिस्तान की विदेश नीति का बस एक ही मूलभूत अंतर बताएंगे जो आपको शायद समझ में आए और बेहतर तरीके से समझ में आए। ये क्या है? विदेश नीति, भारत पाकिस्तान। हमारी विदेश नीति जो है, इसको समझिएगा, हमारी जो विदेश नीति है वो पहली बात तो परमाणु हमले के विरुद्ध है। ठीक है? भारत की जो विदेश नीति है वो क्या चाहती है? शांति चाहती है। वो परमाणु हमले की तो छोड़ो, वो युद्ध नीति के भी विरुद्ध है। राइट? तो हमारी विदेश नीति, भारत की विदेश नीति परमाणु हमले के विरुद्ध है। और यहाँ तक कि भारत की विदेश नीति ये कहती है कि दुनिया के किसी भी देश में, ठीक है, वैश्विक स्तर पर किसी भी देश के पास परमाणु हथियार होने ही नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? अब आप सवाल ये होगा कि भैया जब तुम ये चाहते हो कि दुनिया के किसी भी देश में वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, तो आपने परमाणु हथियार क्यों इकट्ठा कर रखे हैं? एग्जैक्टली
हमने परमाणु हथियार इसलिए इकट्ठा किए हुए हैं ताकि हम अपने आप मतलब दुनिया में हम शांति से रहना चाहते हैं, और शांति से रहने के लिए कमज़ोर बन करके नहीं रहना है। हम शुरू से ये चाहते थे कि जितने भी देशों में जो परमाणु ऊर्जा वाले, परमाणु हथियार वाले देश हैं, वो अपने अपने परमाणु हथियार क्या कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, नष्ट कर दें, तो हमें परमाणु हथियार बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमने 1974 में सफल पोखरण परमाणु परीक्षण किया, वो हमारे विदेश नीति की जीत थी। क्योंकि हमने कभी हमला नहीं किया, फिर भी हमने 1947, 1962, 1965 और 1971 इतने बार हम जब झेल चुके थे अपने ऊपर, तो हमने भी 1974 में सफल परमाणु परीक्षण किया और ये दुनिया को बता दिया कि भारत जो है जवाब देना जानता है, भारत हर तरह से सक्षम है। उस समय भी भारत से कहा गया, अरे आप तो जो है परमाणु हथियारों का विरोध करते हो और आप खुद ही जो है परमाणु परीक्षण कर रहे हो। बोले अरे वाह मेरे मालिक, मतलब आप जो है तोप रखो, हम देसी कट्टा भी ना रखें। क्यों भाई, आप तो AK-56 रखे हो, हम एक सिंगल बैरल या सिंगल नाली की बंदूक भी ना रखें। ये तुम्हारे उस डबल बैरल को जवाब देने के लिए देसी कट्टा भी काफ़ी है। क्यों काफ़ी है? कि भैया किसी को मारने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसे तोप से उड़ाएं, देसी कट्टे से भी आदमी मर जाता है, राइट। तो इसलिए हमने परमाणु परीक्षण किया है, लेकिन ये परमाणु हमला करने के लिए, किसी देश पर हमला करने के लिए हमने परमाणु परीक्षण नहीं किया। ये बात समझ में आ रही है? और अगर कोई हमें जवाब देगा, हम पर हमला करेगा, तो हम जवाब देंगे। पाकिस्तान की विदेश नीति को जरा एक ही बिंदु से समझिए। इनकी विदेश नीति में स्पष्ट तौर पर है कि पाकिस्तान जब टूटने लगे, जब पाकिस्तान पूरी तरह से क्राइसिस में आ जाए, तो वो अपने देश के अंदर ही परमाणु विस्फोट कर सकते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? ये मूर्खतापूर्ण, सबसे बड़ी मतलब दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण विदेश नीति है कि जब तुम मरने लगो तो क्या कर लो, सुसाइड बम की तरह फट जाओ, अपने देश के अंदर भी परमाणु बम फोड़ दो। ठीक है? जैसे कि एक मूवी देखी थी हमने, शायद आपने भी, आप लोगों में भी देखी हो किसी ने, और निश्चित तौर पर देखी होगी। अजय देवगन की एक मूवी आई थी जमीन, देखी है किसी ने? जमीन। उस जमीन मूवी में जब अजय देवगन पाकिस्तान के आतंकवादी को उसके देश में, मतलब अपने जेल से, जब वो जो कांधार प्लान के हाईजैकर्स थे, प्लेन हाईजैकर्स, तो उनको जब रिहा करता है तो उसमें से वो कहता है कि मेजर से कुछ इस तरह से बोलता है, जो अजय देवगन रोल प्ले किया है इंडियन आर्मी में मेजर का, तो वो कहता है कि कुछ ऐसी बात जो एक्साइट करने वाली। तो अजय देवगन कहता है कि हमारे देश में अगर कुत्तों को मारने की इजाज़त होती तो तेरा गला यहीं पर घोंट देता, यही कहता है ना। तो वहाँ वो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप चला जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जैसे ही उतरता है वहाँ बड़ा ऐंठ के बोलता है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ कुत्तों को मार दिया जाता है। तो अजय देवगन ने उसको मारते समय वहाँ पे कहा क्या कि ये तेरी धरती पर तो कुत्तों को मारने की इजाज़त है, ले धरती भी तेरी है, हथियार भी तेरा, और तुझे यहीं पर मार के हम ख़त्म कर देते हैं। वैसे वो उठा के ले आता भारत दोबारा, लेकिन नहीं लाया, उस मूवी में उसको वहीं पर ड्रॉप करके चला आता है। इज दैट क्लियर? तो इनकी धरती पर कुत्तों को मारने की भी इजाज़त है। तो कुल मिलाकर के ये उस टाइप के कुत्ते हैं जो कभी सुधरेंगे नहीं, और सही हथौड़ा अगर पड़ा तो ये अपनी ही धरती पर क्या करके
परमाणु बम डिस्ट्रॉय करके, विस्फोट करके अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। चाइना और अमेरिका ने पाकिस्तान को पाला था। वैसे देखा जाए तो ये अगर अपने जायज पिता के साथ रहता तो शायद जीवन भर ये देश भी तरक्की करता, लेकिन इसने दो नाजायज पिताओं का सहारा ले लिया। एक तरफ चाइना, एक तरफ अमेरिका, और दोनों ने ही इसको टेरर फंडिंग की, भारत में अशांति फैलाए रखने का, भारत में अशांति फैला करके चाइना और अमेरिका अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट सर्च करते रहे, और इसका परिणाम ये रहा कि पाकिस्तान ख़त्म। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।